हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। सबसे पहले हमें जीन का जो कॉन्सेप्ट है और जीन का जो भी डिफिनीसन है, या आज के समय में जीन के बारे में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, या किस प्रकार के फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, आज हम जीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जीन क्या होता है? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो जीन टर्म है या जो जीन का कॉन्सेप्ट है, वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विल्हेल्म जोहानसन। विल्हेल्म जोहानसन ने सबसे पहले जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पर दो टर्म्स आता है, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, और एक आता है टर्म ऑफ जीन। टर्म ऑफ जीन। तो ये दोनों जो है किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे हम बात करते हैं गिवन बाई, साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो विल्हेल्म विल्हेल्म जोहानसन। विल्हेल्म जोहानसन, इन्होंने जीन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, और किस सन में दिया? तो ये जो है 1901 ईस्वी में। 1901। आपको ये पता होना चाहिए कि 1900 ईस्वी में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज हुई थी, जिसमें तीन वैज्ञानिकों ने, जिसमें से कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिब्रीज और एरिक वान शेयरमैक थे। तो तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को फिर से खोजा था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जो जीन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया जाता था, जीन को फैक्टर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने फैक्टर के रूप में जीन को डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर आप समझेंगे कि जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए वैज्ञानिकों के द्वारा, वैसे वैसे जीन की जो परिभाषा है वो बदलती चली जाती है। तो यहाँ पे विल्हेल्म जोहानसन ने सबसे पहले जीन का कॉन्सेप्ट दिया था। और यहाँ पर आपको ये समझना है, कोई भी जीन किसी प्रोटीन के निर्माण से कैसे संबंधित हो सकता है। इस आइडिया को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर आर्कीबोल्ड गैराट। आर्कीबोल्ड गैराट ने सबसे पहले ये पता लगाया कि अगर किसी भी एंजाइम का या प्रोटीन का निर्माण अगर हमारे सेल में नहीं हो रहा है या हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल जीन ही होगा, और वही जीन अब्सेंट होने की वजह से उस प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आइडिया है कि जीन किसी प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करता है या एंजाइम के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस आइडिया को देने वाले, यानी आइडिया दैट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी इस आइडिया को देने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, यहाँ पे आप लिखेंगे सर आर्कीबोल्ड आर्कीबोल्ड गैराट। सर आर्कीबोल्ड गैराट एक मेटाबॉलिक कंडीशन को डिस्कवर किया था, जिसका नाम था एल्केप्टोन्यूरिया। तो इन्होंने किस मेटाबॉलिक कंडीशन को डिस्कवर किया? तो उसे हम कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। ये मेटाबॉलिक डिजीज है जो जीन से संबंधित है। एल्केप्टोन्यूरिया एल्केप्टोन्यूरिया एल एल्केप्टोन्यूरिया क्या है? तो ये जो है एन मेटाबॉलिक कंडीशन है। एन मेटाबॉलिक कंडीशन है, और इस मेटाबॉलिक कंडीशन में होता क्या है? तो इस मेटाबॉलिक कंडीशन में एक एंजाइम अब्सेंट होता है बॉडी में। एक एंजाइम है
जो एब्सेंट होता है। और उस एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम एब्सेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ब्रेक ब्रेक डाउन ऑफ एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं होमोजेनेटिक एसिड। ब्रेक डाउन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड। एक एंजाइम जो इस होमोजेनेटिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ऐसा एंजाइम एब्सेंट था जिससे ह्यूमन में डिजीज होता था एल्केप्टोन्यूरिया। और एल्केप्टोन्यूरिया एक मेटाबॉलिक कंडीशन, क्योंकि इस डिजीज को कंट्रोल करने वाला जो जीन था वो काम नहीं कर रहा था। तो उस जीन के काम ना करने से एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। यानी यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया कि एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने प्रूव किया? सर आर्कीबोल्ड गेरॉड ने। उसके बाद फिर हम देखते हैं, आते हैं बीडल और टैटम। इसका नाम आएगा, बीडल और टैटम का नाम आता है। तो यहाँ पे नाम आएगा जॉर्ज बीडल, जॉर्ज बीडल का नाम, एंड एडवर्ड एल टैटम। जॉर्ज बीडल और टैटम, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने न्यूरोस्पोरा पर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्होंने ये प्रूव किया कि उस प्लांट में बनने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम को कौन बनाता है? तो उसमें प्रेजेंट जीन बनाता है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया। इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वन जीन वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया? तो बीडल और टैटम के द्वारा। इनके अनुसार क्या किया गया कि किसी भी एंजाइम के निर्माण के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी हर एंजाइम अलग अलग प्रकार के जीन के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। तो ऐसा बताया गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी और भी होती गई, कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। यहाँ पे ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था? तो ये न्यूरोस्पोरा पर इन्होंने किया था। न्यूरोस्पोरा जो क्या है? फंगस है, जिसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानता है। तो न्यूरोस्पोरा मेटाबॉलिज्म पर काम कर रहे थे जॉर्ज बीडल और टैटम। इन्होंने ही ये प्रूव किया कि एक एंजाइम एक जीन के द्वारा बनता है। लेकिन यहाँ पर बाद में फिर डिस्कवरी हुई कि क्या जीन केवल एंजाइम ही बनाता है? एंजाइम तो कैटालिटिक प्रोटीन होता है, तो क्या जीन केवल एंजाइम ही बनाएगा? लेकिन यहाँ पर डिस्कवरी और हुई, जिससे ये पता चला कि जो जीन होता है वो केवल एंजाइम ही नहीं बनाता है, एंजाइम के अलावा नॉन कैटालिटिक प्रोटीन्स भी बनाता है। और ये भी प्रूव किया गया कि एंजाइम केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड से नहीं बनता है। एंजाइम एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण सेपरेट जीन के द्वारा होता है। यानी एंजाइम एक ही है और उसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण अलग अलग जीन के द्वारा होता है। तो ये बाद में प्रूव किया गया, जिससे इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडिफाइड हो गया। इन्होंने क्या किया? जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टैटम ने इन्होंने कहा कि अगर कोई जीन है तो ये जीन क्या करेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके सिंथेसिस के लिए? एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए, एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, तो डिस्कवरी में ये पता चला कि ये जो एंजाइम होता है
एंजाइम का निर्माण अगर देखें हम यहाँ पे, तो एक ही एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा होता है। तो एक एंजाइम में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया कि एक जीन है, ये टोटल एंजाइम है, ये टोटल एंजाइम है और उस एंजाइम में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब देखा गया कि एक जीन जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज कराएगा। फिर देखा गया कि दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए यहाँ पे दूसरा जीन रिस्पॉन्सिबल था। ऐसे और भी जीन, जीन 3 था जो अगले पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने के लिए था। ऐसे अगला जीन जो है, जीन 4 है, वो अगले पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज कराता था। अब यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट मॉडिफाइड हो जाएगा। इन्होंने कहा कि एक जीन एक एंजाइम का सिंथेसिस कराता है, लेकिन यहाँ पर उस एंजाइम में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग अलग प्रकार के जीन क्या करते हैं? सिंथेसाइज कराते हैं। तो इनसे इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडिफाइड हो गया। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडिफाइड हो गया। और मॉडिफाइड होकर के क्या बताया गया? एज वन जीन, वन जीन, वन जीन, वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, इसके बारे में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जीन के बारे में आया कि मतलब एक जीन जो एक ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम फिर देखते हैं जैसे जैसे डिस्कवरी और हुई, तो यहाँ पर देखा गया कि जो जीन होता है, जीन क्या होगा यहाँ पे? तो जीन जो है वो फंक्शनल सेगमेंट क्या माना गया? ये क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट होता है। जीन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट। और उसके बाद बताया गया हुइच कोड्स, जो क्या करता है? हुइच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर आया। क्या बताया गया कि जीन जो है वो फंक्शनल सेगमेंट होता है। अब ये फंक्शनल सेगमेंट किसका होगा? डीएनए का होगा, जो किसको कोड करता है? पॉलीपेप्टाइड को। लेकिन यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को भी पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकता है। जैसे आपको क्या समझना है, मान लो कि ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है इस तरह से, और इस डीएनए में ये क्या है? फंक्शनल सेगमेंट। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फंक्शनल सेगमेंट है। और फंक्शनल सेगमेंट मतलब मान लो कि ये क्या है? यहाँ पे जीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस जीन का जब एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनेगा एमआरएनए। जीन का एक्सप्रेशन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। और एमआरएनए के द्वारा या राइबोसोम की सहायता से किसका निर्माण होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर निर्माण होता है किसका? पॉलीपेप्टाइड चेन का। किसका किसका निर्माण होगा यहाँ पे? पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड का यहाँ पे क्या होगा? निर्माण होता है। तो इस तरह से जीन का एक्सप्रेशन होता है। अब हम देखते हैं कि क्या जीन केवल इसी पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा? अब यहाँ पे ये जो जीन है, जीन, मान लो कि यहाँ पे ये डीएनए इस तरह से, और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जीन है। अब ये जीन तो यहाँ पर एमआरएनए बना करके प्रोटीन का निर्माण करा रहा है। और यही जीन जो है क्या करता है? कभी कभी दो चीज़ें और बनाता है। जैसे ये ट्रांसक्राइब हो करके यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो करके क्या बनाएगा? ट्रांसक्राइब होकर के दो तरह का आरएनए और बना सकता है, टीआरएनए। और क्या बना सकता है? एमआरएनए।
यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जीन केवल ऐसा ही सेगमेंट नहीं होता है जो केवल पॉलीपेप्टाइड बनाता है। जीन ऐसा भी सेगमेंट होता है जो टीआरएनए को भी बनाता है और एमआरएनए को भी बनाता है। तो इसका मतलब आप जीन के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि जीन एक फंक्शनल सेगमेंट है जो केवल पॉलीपेप्टाइड को ही कोड करता है। जीन हर वो फंक्शनल सेगमेंट है जो प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब बनाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक मॉडर्न डेफिनेशन निकल कर आता है। इसका जो आधुनिक परिभाषा है जीन की उसको हम देखते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो तमाम डिस्कवरी से प्रूव किया गया सारी चीज़ों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया जीन के बारे में उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये लोकेटेबल रीजन होता है। लोकेटेबल रीजन। लोकेटेबल रीजन मतलब ऐसा रीजन जो कहीं जीनोम में हमारे लोकेट होता है ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस। जीनोमिक सीक्वेंस। लोकेटेबल रीजन ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस corresponding corresponding to unit of inheritance, unit of inheritance, unit of inheritance which is associated, which is associated, which is associated with a regulatory region, a regulatory region, रेगुलेटरी रीजन और ट्रांसक्राइब्ड रीजन भी होगा जीन में। ट्रांसक्राइब्ड रीजन, ट्रांसक्राइब्ड रीजन और क्या होगा इसमें एंड ORR और या अथवा अदर फंक्शनल सीक्वेंस रीजन होगा। अदर फंक्शनल, अदर फंक्शनल सीक्वेंस, सीक्वेंस रीजन इस तरह से। अब यहाँ पर आज के समय में ये भी डिस्कवर हो चुका है कि जो जीन है एक जीन एक से अधिक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड को भी बना सकता है जिसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहता है। तो इस तरह से आपने जीन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में क्लियर किया। अगले वीडियो में हम जीन और जीन में प्रेजेंट जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे।